अपन पढ़ेंगे प्यारे बच्चों फर्तम कोटि अभिक्रिया का ये एक पार्ट है। यदि फर्तम कोटि अभिक्रिया में यदि क्रियाकारक आपके या उत्पाद है वो गैसीय अवस्था में हो तो उसके लिए आपका क्या बनेगा। उसके लिए प्यारे बच्चों आपका समीकरण क्या बनेगा, वेग स्थिरांक ज्ञात करने का समीकरण। पायल यादव बेटा गुड इवनिंग, नरेंद्र गुड इवनिंग, पूजा गुड इवनिंग बेटा, ठीक है, मनीष, हाँ भाई। तो प्यारे बच्चों लगभग जुड़ गए हैं, तब तक और जुड़ जाते हैं, 2-4 बच्चे। स्टार्ट करता हूं, देखिए। हाँ भाई, अब आज अपन पढ़ेंगे प्यारे बच्चों आपका जो फर्तम कोटि अभिक्रिया है, और फर्तम कोटि अभिक्रिया कौन सी अवस्था में हो, जिसमें क्रियाकारक गैसीय अवस्था में हो, गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में हो, क्रियाकारक क्या हो प्यारे बच्चों, गैसीय अवस्था में हो। मैंने आपको नोट्स भी पढ़ाए थे, नोट्स भेजे थे, पीडीएफ आपने सबने देख ली बेटा। हाँ भाई, हाथ से लिखे हुए पीडीएफ भेजी थी मैंने आपको, देखिए बेटा एक बार। क्रियाकारक ये लिखाई हुई है, पीडीएफ आपको भेजी हुई है कि क्रियाकारक कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में हो। प्यारे बच्चों क्रियाकारक जैसे मान लो क्रियाकारक ए है, ए जो है प्यारे बच्चों वो गैस अवस्था में है, वो बना रहा है बी, ये भी प्यारे बच्चों गैस अवस्था में, प्लस सी, ये भी प्यारे बच्चों गैसीय अवस्था में होगी। कौन सी होगी, गैसीय अवस्था में होगी, ठीक है। अब अपना क्रियाकारक ये है प्यारे बच्चों, माना कि एक का प्रारंभिक दाब की बात अपन करें, वो है पीआई, सॉरी, कौन सा प्यारे बच्चों, पीआई। हाँ भाई, पीआई है, जो माना कि एक की प्रारंभिक दाब क्या है, पीआई है, ठीक है। और समय टी पर प्यारे बच्चों जब समय क्या हो जाए, समय टी पर कुल दाब है, कुल दाब जो बताया था आपको, नोट्स पढ़ता होगा, कुल दाब क्या होगा, पी टोटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुल दाब प्यारे बच्चों पी टोटल हो जाएगा। एक अभिक्रिया आपकी ए है, वो बी प्लस सी बना रही है, माना कि ए का प्रारंभिक दाब पी आई है, तो समय टी पर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा भाई, समय टी पर कुल दाब हो जाएगा पी टोटल। क्या हो जाएगा, कुल दाब आपका पी टोटल हो जाएगा बेटा। हाँ समझ में आएगा बेटा। अब देखो जो कुल दाब होगा, कुल दाब जो आपका पी टोटल होगा, पी टोटल वो हो जाएगा प्यारे बच्चों पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, प्यारे बच्चों आपने डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पढ़ा था, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, आंशिक दाब का नियम पढ़ा था। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पढ़ा होगा कि विलयन का कुल दाब होता है या किसी गैसीय मिश्रण का कुल दाब होता है पी टोटल, तो उनके अवयव के आंशिक दाब, तो पी ए क्या होगा, अवयव ए का आंशिक दाब है, पी बी क्या है, अवयव बी का आंशिक दाब है, पी सी क्या होगा, अवयव सी का आंशिक दाब है। ये अवयव ए का आंशिक दाब है, ये अवयव बी का आंशिक दाब है, ये तो आंशिक दाब का योग कर दोगे तो आपको क्या हो जाएगा, कुल दाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुल दाब। प्यारे बच्चों ये आपका बोर्ड है ना, इस बोर्ड पर प्यारे बच्चों अपन 5 लोग मिलकर के दाब डाल रहे हैं, तो कुल दाब तो किसके होगा, 5 का दाब के योग के बराबर होगा। लेकिन मेरा अकेले का दाब कितना होगा, आंशिक होगा, 5 की तुलना में थोड़ा कम है, कुल दाब की तुलना में कम है, तो ये आंशिक दाब, तो आंशिक दाब का योग कर दोगे तो कुल दाब प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, कुल दाब। तो ये आपका पी टोटल दाब प्राप्त हो गया। पी टोटल बराबर क्या हो गया, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। प्यारे बच्चों यहां देखिए, यहां आप ये देखिए कि पी ए कोमा पी बी कोमा पी सी कर्म से क्या है, कर्म से ए बी सी का क्या है बेटा, आंशिक दाब है, आंशिक दाब है बेटा। क्या बेटा, आंशिक दाब है। बताओ ये समझ में आया क्या प्यारे बच्चों, फटाफट से बताइए, यहां तक समझ में आ गया क्या आपके, जल्दी से प्यारे बच्चों। ओके, यहां समझ में आ गया बेटा, ठीक है। चलिए मैं आगे वाली स्लाइड की तरफ चलता हूं। अब प्यारे बच्चों आपको देखो यहां स्थिति देखना, एक कोई क्रियाकारक था, आपको पता है रिएक्शन में देखा होगा, बी बन गया और सी बन गए। ये भी प्यारे बच्चों गैस अवस्था में है और ये भी, मतलब पूरी अभिक्रिया में क्रियाकारक और उत्पाद सारे कौन सी अवस्था में है,
गैसीय अवस्था में। सारे कौन सी अवस्था में बेटा? गैसीय अवस्था में है। तो प्यारे बच्चों मैं बात करता हूं प्रारंभिक दाब। प्रारंभिक दाब पूरा नाम लिखना, प्रारंभिक दाब T बराबर 0। प्रारंभिक दाब क्या लिख दो? T बराबर 0। इसका प्रारंभिक दाब PI था। देखो जब T बराबर 0 है इसका मतलब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, और जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है इसका मतलब इसकी भी मात्रा 0 है, इसकी भी मात्रा 0। ये प्यारे बच्चों आपका दाब जो है वो किसमें है? एटमॉस्फेयर में। जो आपका दाब होगा वो एटमॉस्फेयर, ATM जानते हो, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब प्यारे बच्चों समय T पर, समय T पर, तो यहां से प्यारे बच्चों इसमें से X अणु, X मोल प्यारे बच्चों A का घटता है। A घटेगा तो ही B और C बनेंगे, तो यहां से X मोल प्यारे बच्चों घट जाता है, तो PI माइनस क्या हो जाएगा? X। ये X घटेगा तो एक अणु इसका घटेगा तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, तो X ये घट रहा है तो X ये बनेगा, X ये बढ़ेगा, तो एक तो X में घटेगा और B के X एटमॉस्फेयर दाब बढ़ेगा, यहां भी एटमॉस्फेयर दाब बढ़ेगा। ये अवयव A का आंशिक दाब है, ये अवयव इसका B का आंशिक दाब है, ये अवयव C का आंशिक दाब हो गया। तो प्यारे बच्चों आप ये बताइए इस समीकरण में आपको दो चीज चाहिए, एक तो प्रारंभिक दाब चाहिए। हाँ भाई प्रारंभिक दाब, तो प्रारंभिक दाब क्या है भाई बताओ, फटाफट से बता दीजिए प्रारंभिक दाब क्या होगा। हाँ भाई प्रारंभिक दाब तो आपका हो गया PI। ठीक है। अब आपको कुल दाब चाहिए, और कुल दाब कैसे प्राप्त होगा वो आपको भी पढ़ाया था मैंने। कुल दाब P टोटल बराबर क्या होगा? PA प्लस PB प्लस PC। ये समय T पर है। ये तो प्यारे बच्चों जब T बराबर 0 था तब, और ये समय T समय पर। ये तो कंडीशन कब है? T बराबर 0, तो प्रारंभिक दाब कितना हुआ भाई? PI, और समय T था तब कुल दाब क्या हो गया? P टोटल PA प्लस PB प्लस PC। तो P टोटल का इनका मान रखो, T वाला ये मान रखो, आप बताओ P टोटल बराबर क्या रखोगे बताओ? P माइनस X। PA का हो गया, PB का क्या है? X, प्लस में X कर दो, PC का भी क्या है? X। तो इस X से ये X कट गया, तो क्या समीकरण आ गया बताओ? P टोटल बराबर PI प्लस में क्या आ गया? X। यदि अपने को X का मान ज्ञात करना हो, प्यारे बच्चों किसका मान ज्ञात करना हो? X का, तो क्या हो जाएगा? P टोटल माइनस PI हो जाएगा क्या? बताइए बताइए फटाफट, यहां तक समीकरण समझ में आ गया क्या? हाँ भाई जल्दी से बताइए बेटा। पायल यादव ने सही जवाब दिया है। P टोटल क्या हो जाएगा? PI प्लस क्या हो जाएगा? X। बिल्कुल बेटा, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, सही है। तो नरेंद्र बोचला सही बता रहा है, पूजा सही बता रही है बेटा, बिल्कुल राइट आंसर है। मोनिका मिश्रा सही बता रही है बेटा। तो P टोटल क्या हो गया आपको बता दिया यहां। अब अपने को क्या चाहिए प्यारे बच्चों? प्रारंभिक दाब, ये आपको मालूम पड़ गया। ठीक है। अब अपने को फॉर्मूले में क्या चाहिए देखिए, अगली स्लाइड में देखिए भाई अपने को चाहिए क्या। देखो K बराबर क्या था, आप देखिए 2.303 था, बटे में T था, लोग था, और प्यारे बच्चों आप इसमें देखिए एक बार, K बराबर क्या था? 2.303 था, बटे में T था, लोग था, ये R0 था, और बटे में R था। ठीक है। जब T बराबर 0 था तो प्रारंभिक सांद्रता R0 हो गई, और समय T पर देखो, T समय पर अपन बात करें तो सांद्रता क्या होगी? R। इसी प्रकार जब समय T बराबर 0 था तो उसका प्रारंभिक दाब बताओ, प्रारंभिक दाब क्या हो गया? PI, और ये आपका क्या हो गया? कुल दाब। तो अब तो क्रियाकारक पे तो डिपेंड कर रहा है, तो क्रियाकारक क्या था? क्रियाकारक आप देखिए, यहां देखिए क्रियाकारक है PI। भाई क्रियाकारक का तो देखो कि PI माइनस X है, तो आपका यहां क्या हो जाएगा भाई? सॉरी, अपना क्या आया था? K बराबर 2.30, इसको लिख देते हैं ऐसे ही। हाँ भाई ये आया था, आपको याद है? ये याद रख लो, R0 आया था बटे में R। ये अपना पहला समीकरण आपको देखा होगा,
जो फर्तम कोटि विक्रिया जब गैसीय अवस्था में नहीं हो तब ये समीकरण आया था फर्तम कोटि का। किसका था प्यारे बच्चों? फर्तम कोटि का। फर्तम कोटि विक्रिया का समीकरण है। किसका समीकरण है बेटा? फर्तम कोटि विक्रिया का समीकरण है। समझ में आ रहा है बेटा? अब अपन ने क्या कर दिया, जब t बराबर 0 था तो उसकी सांद्रता R0 थी, तो उसका प्रारंभिक दाब क्या होगा भाई? t बराबर 0 पर प्रारंभिक दाब, तो R0 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? उसका प्रारंभिक दाब PI लिख सकते हैं। ठीक है, समय t पर देखो, t समय की बात करें तो सांद्रता क्या थी? R थी, तो उसका प्रारंभिक दाब क्या हो जाएगा? प्रारंभिक दाब अब क्या हो जाएगा? इसका प्रारंभिक दाब की जगह अंतिम दाब आ जाएगा। अंतिम दाब, प्रारंभिक दाब की जगह अंतिम दाब। अंतिम दाब क्या था? PI माइनस एक्स है। अब अपन को अंतिम दाब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अंतिम दाब। तो बताओ अंतिम दाब ज्ञात कर, तो PI में x का मान रखो, तो x का मान रखोगे तो x का मान क्या आया था अभी थोड़ी देर में? x बराबर क्या था? P टोटल माइनस क्या था? PI था। क्या ये समीकरण आया था क्या? तो ये मान मैं यहां रखूंगा, तो बताओ P टोटल माइनस PI। यदि समीकरण में माइनस को सोल्व करोगे तो PI, ठीक है, माइनस हो गया, PI PT हो जाएगा माइनस का, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस PI। तो PI कितने हो गए? प्लस के 2। तो बताइए इसमें क्या होगा? 2PI हो गया, माइनस P टोटल हो गया। बताइए ये समीकरण आ गया क्या समझ में? प्रारंभिक दाब ये हो गया, अंतिम दाब ये हो गया। बताओ यहां तक बताइए, फटाफट से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं यहां क्या लिख दूं? यहां प्रारंभिक सांद्रता की जगह प्रारंभिक दाब लिख दूं और यहां अंतिम दाब लिख दूं समय t पर। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मैं कि k बराबर क्या लिख सकता हूं बेटा? 2.303 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका t हो गया। आपको लोग लिखना है, यहां आपको लिखना है प्रारंभिक दाब। किसका मान लिखना है? प्रारंभिक दाब का। क्लियर? और यहां लिखना आपको अंतिम दाब का। अंतिम दाब, यहां क्या लिखोगे? प्रारंभिक दाब लिखोगे, बटे में क्या लिखोगे? अंतिम दाब लिखोगे। ठीक है, प्रारंभिक दाब लिख दिया और अंतिम दाब लिख दिया। ऐसी कंडीशन समझ में आ जाएगी। समझ में आ गया? तो k बराबर 2.303 हो जाएगा, बटे में t लोग प्रारंभिक दाब बटे में अंतिम दाब हो जाएगा। अपना प्रारंभिक दाब क्या आया था बताओ फॉर्मूले बनाने में? प्रारंभिक दाब बताओ फटाफट से बताना भाई। PI आया था क्या? और अंतिम दाब क्या आया था? अभी पिछली वाली स्लाइड में देखेंगे अपन अंतिम दाब क्या था। भाई बता दो थे कि अंतिम दाब क्या था? PI तो 2 थे, माइनस PP, P टोटल था, ये था क्या? हाँ भाई जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, अंतिम दाब क्या आया था? हाँ कोमल पकड़िया बता रही है 2PI माइनस PT। बिल्कुल, तो प्यारे बच्चों समीकरण में रख दूं मैं k बराबर 2.303 बटे में t रख दिया, लोग रख दिया। बताओ प्रारंभिक दाब का मान रख दो, PI रख दिया, बटे में यहां रख दिया 2PI माइनस P टोटल। यह आपका फॉर्मूला प्राप्त हो गया। ये किसके लिए प्राप्त हुआ? जब अभिक्रिया में क्रियाकारक उत्पाद कौन सी अवस्था में था? गैसीय अवस्था में था, तो ये समीकरण प्राप्त हुआ बेटा। बताइए यहां तक समझ में नहीं आया तो दोबारा बताऊं मैं एक बार? हाँ भाई फटाफट से बताइए, पूरा समीकरण समझ में आ गया क्या? हाँ भाई देखिए प्यारे बच्चों एक बार सुनना, आपको मोटे मोटे तौर पे ये देख लीजिए एक बार। अपने को समीकरण बनाने के लिए एक तो प्रारंभिक दाब चाहिए और एक आपको क्या चाहिए? अंतिम दाब। मतलब कुल मिलाकर के अपन ये देखिए प्रारंभिक दाब और अंतिम दाब चाहिए। ठीक है, इसको आप ऐसे भी प्राप्त कर सकते हो, शॉर्ट में प्राप्त करो तो कि A कोई क्रियाकारक है, गैस अवस्था में है, B प्लस क्या बना रहा है? C बना रहा है। ये भी गैस अवस्था में, ये भी गैस अवस्था में। तो T बराबर जब 0 था तो इसका प्रारंभिक दाब PI हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, अब बताओ T समय की बात अपन करें, T समय पर तो क्या होगा? P माइनस एक्स हो जाएगा, ये x बना, ये x बना। तो प्रारंभिक दाब तो अपना क्या हो गया बताओ फटाफट से बता दो? T बराबर 0 तो PI हो गया। अंतिम दाब अपन को बनाना है तो कुल दाब चाहिए पहले, और कुल दाब क्या होता है आप सभी को पता है? कुल दाब P टोटल हो गया, वो इनके योग के बराबर होता है।
सही है क्या? तो क्या हो गया बताओ, पी टोटल पे पी आई माइनस एक्स हो गया प्लस एक्स हो गया प्लस एक्स हो गया, एक्स से एक्स कट जाएगा तो पी टोटल बराबर पी आई प्लस में एक्स हो गया। तो एक्स का मान निकालना हो तो क्या हो गया भाई बताइए, एक्स का मान निकालना हो तो क्या हो गया, पी आई माइनस क्या हो जाएगा, पी टोटल हो जाएगा क्या, नहीं सॉरी क्या हो गया, उल्टा हो गया, इसको इधर भेजेंगे आप बताइए तो क्या आ जाएगा बताओ, पी टोटल माइनस क्या आ जाएगा, पी आई आ जाएगा। ये आपका समीकरण प्राप्त हो गया, क्लियर है। अब आपको यहां क्या क्या चाहिए था अभी आपको बताइए, एक तो चाहिए प्रारंभिक दाब जो आपको पता है, प्रारंभिक दाब तो आपको पी आई पता है, अंतिम दाब आपको प्राप्त करना है। तो अंतिम दाब की बात करें तो अंतिम दाब देखो टी समय पर अंतिम दाब क्या होगा, ये होगा, सही है। अंतिम दाब के लिए क्या चाहिए, पी आई माइनस क्या चाहिए बेटा, एक्स चाहिए ना। अब x का मार्क दो, पी आई माइनस पी टोटल हो जाएगा माइनस पी आई हो गया, सोल्व करोगे तो पी आई माइनस पी टोटल प्लस पी आई हो गया, फिर आगे सोल्व करेंगे तो अपन बताइए क्या आएगा, 2 पी आई आ गया माइनस पी टोटल आ गया। अपना फॉर्मूला क्या था, k बराबर था 2.303 था बटे में t आ गया, लोग आ गया, प्रारंभिक दाब लिखोगे तो पी आई लिख दोगे, अपने को चाहिए दूसरा अंतिम दाब तो क्या होगा 2 पी आई माइनस पी टोटल। ये फॉर्मूला शॉर्ट में प्राप्त हो जाएगा, ऐसे लो शॉर्ट में प्राप्त हो गया भाई, अब समझ में आ गया प्यारे बच्चों, ये शॉर्ट फॉर्मूला प्राप्त हो गया। जल्दी से प्राप्त करना हो फॉर्मूला बताइए, फटाफट से कमेंट करे, समझ में आ गया बेटा, हाँ भाई बिल्कुल समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत है किसी के, हाँ भाई बोल दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, किसी की दिक्कत है क्या, नहीं है। चलो तो प्यारे बच्चों मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, बिल्कुल बेटा ठीक है, हाँ भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज बच्चे केवल कम बच्चे चल रहे हैं ना लाइव, क्या बात है, बीजी बच्चे हैं, ठीक है। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, अपन बात करें, एक अभिक्रिया आती है छद्म फर्तम कोटि की अभिक्रिया या छद्म एकाणविक अभिक्रिया, छद्म फर्तम कोटि अभिक्रिया भी कहते हैं, छद्म एकाणविक अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। देखिए हाँ भाई अब अपना टॉपिक आता है मेरे प्यारे बच्चों, छद्म एकाणविक अभिक्रिया भी बोलते हैं, छद्म एकाणविक अभिक्रिया या प्यारे बच्चों छद्म फर्तम कोटि अभिक्रिया भी बोलते हैं, फर्तम कोटि अभिक्रिया भी बोलते हैं। मतलब छद्म एकाणविक अभिक्रिया भी बोलते हैं और प्यारे बच्चों छद्म क्या बोलते हैं, फर्तम कोटि अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। हाँ भाई हाँ श्रीलंका और इंडिया का मैच चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, तभी बच्चे लाइव कम है, बिल्कुल बेटा। मैच बेटा वो खेलते हैं, पैसे उनको मिलते हैं और परेशान अपन होते हैं, दुखी अपन होते हैं, टाइम अपना खराब होता है, उनको पैसे मिलते हैं, उनको मजा आता है, अपन केवल बस देखते हैं, ठीक है। तो छद्म एकाणविक अभिक्रिया या छद्म फर्तम कोटि की अभिक्रिया की बात अपन करें तो ये सिंपल सी बात है, देखिए वे अभिक्रिया जिसकी अणुसंख्यता, बताइए आपको लिखवा रखा है मैंने, नोट्स पीडीएफ भेजी है, अणुसंख्यता का मान क्या हो, अणुसंख्यता 1 से अधिक हो, अणुसंख्यता 1 से अधिक हो, और जबकि अभिक्रिया जो कोटि होगी प्यारे बच्चों, अभिक्रिया कोटि होगी वो क्या हो 1, अणुसंख्यता का मान क्या हो 1 से अधिक होता है, जबकि अभिक्रिया कोटि का मान कितना होता है 1। समझ में आ गया बेटा कि वे अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अणुसंख्यता का मान क्या होता है 1 से अधिक होता है, लेकिन अभिक्रिया कोटि कितनी होती है 1 होती है, उसे छद्म एकाणविक अभिक्रिया या छद्म फर्तम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, छद्म एकाणविक अभिक्रिया या छद्म फर्तम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। बताओ समझ में आ गई परिभाषा, परिभाषा समझ में आ गई बेटा, ठीक है। यहां देखो इस अभिक्रिया को प्यारे बच्चों छद्म को क्या कहते हैं, आभासी भी कहते हैं, तो इसे कहते हैं आभासी एकाणविक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, अभिक्रिया भी कहते हैं। समझ में आया बेटा, इसे कौन सी अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, छद्म एकाणविक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है बेटा। तो समझ में आ गई परिभाषा। अब मैं बात करता हूं एग्जाम्पल की इसकी। देखिए कल मैंने आपको बताया भी था, एग्जाम्पल में सबसे पहले आता है एथिल एसीटेट का जलगठन, एथिल
एसीटेट, जल अपघटन। एथिल एसीटेट का कौन सा आ रहा है? जल अपघटन। देखो प्यारे बच्चों, एथिल एसीटेट आपका क्या होता है? एस्टर होता है। क्या होता है? एस्टर। देखिए एस्टर का सूत्र होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और आर। इसको अपन क्या बोलते हैं? एल्किल बोलते हैं। और इसको कार्बन कितने होते हैं? एल्क प्लस, इसके लिए बोलते हैं 8 लगते हैं, तो एल्कोक्सिलेट होता है। 8 लगेगा नाम के आगे। तो अब ऐसा इसमें देखिए, यहां देखिए CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, और ये O C2H5 हो गया। इसमें कार्बन कितने? 2, तो इसका नाम क्या हो गया बेटा? एथिल हो गया। और इसमें कार्बन कितने? 2, तो इसका नाम क्या हो गया? 2 कार्बन के लिए लगाते हैं एथ। साधारण भाषा में क्या लगाएंगे? एसिड। साधारण भाषा में एसिड लगाते हैं। 1 कार्बन के लिए लगाते हैं फोरम, और 2 के लिए लगाते हैं एसिड। आगे लगा दोगे 8, तो नाम क्या हो जाएगा? एथिल एसीटेट नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बेटा? एथिल एसीटेट। क्लास ऑफलाइन स्टार्ट है क्या बेटा? अभी ऑफलाइन स्टार्ट क्लास नहीं है, जब भी ऑफलाइन स्टार्ट होगी बता दी जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों? जल्दी ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे एक बार, लेकिन ऑफलाइन के लिए आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अभी ऑफलाइन स्टार्ट नहीं है बेटा, ठीक है? जल्दी करने के है, ऑफलाइन जल्दी करेंगे बेटा। समझ में आ गया बेटा? तो यहां देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका एथिल हो गया, ये क्या हो गया? एसीटेट। तो नाम क्या हो गया? एथिल एसीटेट हो गया। क्या नाम हो गया बेटा? एथिल एसीटेट हो गया। यहां तक समझ में आ गया बेटा? अब देखो ये एथिल एसीटेट का जल अपघटन करेंगे। देखो इधर देखो, CH3 हो गया, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, फिर ये O और ये C2H5 हो गया। जल अपघटन करें तो H2O होता है, HOH कर दूं मैं। यहां देखिए प्यारे बच्चों, किस बंध को तोड़ने पर क्या होता है? देखिए H टूटेगा तो इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस। यहां से बंध टूटो, इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस। प्यारे बच्चों, इस माइनस वाले के साथ तो क्या जुड़े? देखो उल्टा हो गया, यह माइनस आएगा ऊपर, इस पर आएगा प्लस, क्योंकि विद्युतता किसकी अधिक होती है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? माइनस, और कार्बन पे क्या आएगा? प्लस। अब तो इसके साथ तो क्या जुड़ जाएगा आपका? ये जुड़ जाएगा H जोड़ो देखिए, तो क्या बन जाएगा? CH3 बन गया, C डबल बॉन्ड O पर माइनस हो तो H जुड़ गया, इस पे C2H5 पर प्लस है तो यहां जुड़ जाएगा OH माइनस। तो ये 2 कार्बन के लिए बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं? इक अम्ल। इसका नाम क्या हो गया? एसिटिक अम्ल, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और 1 कार्बन के लिए बोलते हैं फॉर्म, 2 के लिए क्या बोलते हैं? एसिड। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? एसिटिक अम्ल हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बेटा? एसिटिक अम्ल हो जाएगा। प्लस में इसका नाम क्या होगा? ये एथिल है, और ये आगे लगा दोगे एल्कोहल, तो नाम क्या होगा? एथिल एल्कोहल। यहां प्यारे बच्चों, जल आपका क्या होता है? आदिके में। जल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आदिके में होता है। समझ में आ रहा है? एथिल एसीटेट का क्या कर रहे हो अपन? जल अपघटन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? एथिल एसीटेट का जल अपघटन। और जल क्या होता है? आदिके में। अच्छा अब बताओ, जल का आदिके की अपन बात करें तो जल के, आपको मैंने बताया जब आदिके में होगा तो इसकी सांद्रता में कोई मापनीय परिवर्तन नहीं होगा। उसकी सांद्रता में क्या नहीं होता बेटा? मापनीय परिवर्तन नहीं होगा। मनीष कह रहा है ऑफलाइन क्लास कब स्टार्ट होगी तो बता देंगे, ठीक है? अभी स्टार्ट नहीं की है बेटा, जल्दी करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, और गवर्नमेंट का परमिशन होगी तब मिलेगी बेटा। समझ में आया बेटा? देखो एथिल एसीटेट का जल अपघटन करोगे तो एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बनेगा। ये जल क्या होता है? यहाँ आदिके में होता है, और जिसकी सांद्रता आदिके में होती है उसकी सांद्रता में कोई मापनीय परिवर्तन नहीं किया जाता। कल मैंने बताया भी था। क्या बताया था? आपको पता होगा कि जब आपका प्यारे बच्चों एक पानी का टैंक है, उसमें से 1 गिलास पानी रात को चोरी हो जाए तो प्यारे बच्चों उसमें आपको समझ में आ रहा है, उसमें आपकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन प्यारे बच्चों यदि आप क्या करो, यदि आपने फ्रिज में 1 गिलास दूध का रखा है और उसमें से 1 गिलास दूध चोरी हो जाए या आधा चोरी हो जाए तो मालूम पड़ जाता है। तो जिसकी सांद्रता कम होती है उसमें परिवर्तन होता है। तो यहाँ क्या लिखोगे? इसमें ये लाइन लिखी जाएगी कि इस अभिक्रिया में जल आदिके में होता है, अतः जल की सांद्रता में कोई मापनीय परिवर्तन नहीं होता है। जल की सांद्रता मापनीय परिवर्तन नहीं होगा तो अभिक्रिया वेग इस पर निर्भर नहीं करेगा। तो अभिक्रिया वेग निर्भर करेगा, आपका वेग समीकरण है वेग बराबर के, किसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा? एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करेगा। CH3 COO C2H5, इसकी घात कितनी हो जाएगी? फर्स्ट।
तो अब बताओ अभिक्रिया कोटि कितनी हुई, बताओ वेग समीकरण लिखा हुआ आपके, फटाफट से बताओ अभिक्रिया कोटि कितनी हुई, कितनी होगी बताओ फटाफट। अभिक्रिया कोटि प्यारे बच्चों 1 हो गई, सबको पता है 1, क्योंकि वेग समीकरण में घात क्यों, यहां जल की सांद्रता तो आदिके में तो जल तो लेंगे नहीं। अणुसंख्यता बताओ, अणुसंख्यता कितनी हुई बताओ फटाफट, बताए अणुसंख्यता 2 हो गई। तो मैंने अभी आपको पहले बताया था छद्म एकानविक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसकी अणुसंख्यता का मान 1 से ज्यादा होगा लेकिन अभिक्रिया कोटि का मान कितना होगा, 1 होगा, उसे छद्म एकानविक अभिक्रिया या आभासी एकानविक अभिक्रिया कहते हैं। तो पहले बच्चों इस एग्जाम्पल में देखिए अणु कितने, 1 2 हो गए, अणुसंख्यता इसकी 2 हो गई, लेकिन इसकी सांद्रता में वेग समीकरण में इसकी सांद्रता देखो आदिके में है, तो इसकी सांद्रता में कोई मापनीय परिवर्तन नहीं होगा। तो अभिक्रिया कोटि कितनी होगी बेटा, बताइए फटाफट से बताइए। अभिक्रिया कोटि 1 होगी और अणुसंख्यता कितनी होगी 2। इसके आगे मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा, सेकंड एग्जाम्पल ले रहा हूं, देखिए। हाँ भाई, दूसरा आ रहा है शर्करा का जल अपघटन। शर्करा जानते हो शुगर कहते हैं, शर्करा का जल अपघटन, जल के द्वारा अपघटन करोगे जल अपघटन कहलाएगा। दूसरा ये भी छद्म एकानविक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। शर्करा क्या होती है, C12H22 होगा, O11 हो जाएगा। यहां जल का मतलब H2 लेते हैं, ये भी क्या ले लिया, आदिके में ले लिया। अब आदिके में लिया इसका मतलब समझ में आ गया, अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन होता है। तो C6H12O6 एक आपका ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। दूसरा आपका C6H12O6 ये बन जाता है आपका फ्रक्टोज, क्या बन जाता है, फ्रक्टोज। तो एक ग्लूकोज बन गया, एक फ्रुक्टोज बन गया, सही है। तो प्यारे बच्चों इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ अणुसंख्यता कितनी है, अणुसंख्यता या आणविकता। मनीष बता रहा है 2, पायल चौधरी बता रही है 2, किरण 2, साक्षी 2 बता रही है, मोनिका 2। तो प्यारे बच्चों अणुसंख्यता इसकी 2 हो गई। इसका वेग समीकरण बताओ, वेग बराबर K होगा इंटू C12H22O11। इसकी घात कितनी हो जाएगी बताइए, 1। लेकिन यहां जल क्या है, आदिके में, तो बताओ जल आदिके में है तो ये सांद्रता अभिक्रिया वेग इस पर निर्भर करेगा या नहीं करेगा, बताइए। जल यहां आदिके में है तो यहां अभिक्रिया वेग इस पर निर्भर करेगा या नहीं करेगा। इस अभिक्रिया में भी ये लाइन लिखोगे, यहां जल आदिके में होता है, अतः इसकी जल की सांद्रता में कोई मापनीय परिवर्तन नहीं होता है, अतः इस पर अभिक्रिया वेग निर्भर नहीं करता है। अभिक्रिया वेग केवल किस पर निर्भर करता है, आपकी शर्करा पर। किस पर निर्भर करता है प्यारे बच्चों, शर्करा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, शर्करा पर। तो वेग बराबर K हो गया, C12H22O11 1 हो गया। तो बताइए अभिक्रिया कोटि कितनी होगी, अभिक्रिया कोटि कितनी होगी, बताइए फटाफट से। अभिक्रिया कोटि 1 हो जाएगी। और मेरे प्यारे बच्चों अभिक्रिया कोटि 1 हो जाएगी तो ये किसका एग्जाम्पल है, छद्म एकानविक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है क्या नहीं है बेटा, फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों बताइए, छद्म एकानविक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है क्या नहीं है। तो समझ में आ गया, C12H22 मतलब एग्जाम्पल क्या है, शर्करा का जल अपघटन। शर्करा का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। शर्करा हो गया, इसका जल के आदिके में जल अपघटन कर रहे हैं अम्ल की उपस्थिति में। H+ लिखा है तो अम्ल होगा, यदि OH- लिखा था तो क्या होता, क्षार होता। और जल अपघटन करेंगे तो क्या बन रहा है प्यारे बच्चों, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन रहा है। क्या बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। बताइए इसकी अणुसंख्यता कितनी होगी मेरे प्यारे शेरों, अणुसंख्यता 2 हो गई। इसमें जल आदिके में है तो जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो यहाँ H2 लिख भी दोगे तो उसकी घात कितनी होगी, 0 होगी। ये अभिक्रिया कोटि में भाग नहीं लेता है, तो अभिक्रिया कोटि कितनी हो जाएगी, 1। और प्यारे बच्चों आपकी अणुसंख्यता कितनी हो जाएगी, 2। तो ये आपके छद्म एकानविक अभिक्रिया के 2 एग्जाम्पल है। छद्म एकानविक अभिक्रिया किससे कहते हैं प्यारे बच्चों, जिसकी अणुसंख्यता 1 से अधिक होती है, अभिक्रिया कोटि कितनी होती है, 1 होती है। इसे आभासी एकानविक अभिक्रिया भी कहते हैं। याद हो जाना चाहिए बेटा, मेरी क्लास में जो पढ़ते हो उसको तुरंत याद करना बेटा। पहला एग्जांपल क्या है, एथिल एसीटेट का जल अपघटन। प्यारे बच्चों फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखना, एथिल एसीटेट का जल अपघटन करते हैं तो क्या क्या बनता है, फटाफट से नाम लिख दीजिए, फटाफट से लिखिए बेटा। जब एथिल एसीटेट का जल अपघटन करते हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं बताइए, फटाफट आप पढ़ रहे हो ना, जल्दी से प्यारे बच्चों कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं,
एक तो आपका क्या बन रहा है, एसिटिक अम्ल बन रहा है, और दूसरा आपका एथिल एल्कोहल बन जाएगा। हाँ भाई, एसिटिक अम्ल और एथेनॉल बन जाएगा। बताइए, इस अभिक्रिया में जल आधिक्य में होता है तो जल की सांद्रता में कोई मापनीय परिवर्तन नहीं होगा। तो अभिक्रिया वेग केवल किस पर डिपेंड करता है, एथिल एसीटेट की सांद्रता पर डिपेंड करेगा। उसकी घात 1 हो जाएगी तो अभिक्रिया कोटि 1 होगी, अनुसंख्यता कितनी होगी, 2। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, छद्म एकाणविक अभिक्रिया का एग्जाम्पल हुआ। किसका हुआ बेटा, छद्म एकाणविक अभिक्रिया का। इसके बाद चलिए दूसरा, शर्करा का जल अपघटन। दूसरा पॉइंट अपना क्या है मेरे प्यारे शेरों, शर्करा का जल अपघटन है। बताइए शर्करा किसमें टूटेगी, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। शर्करा का सूत्र लिखिए फटाफट कमेंट सेशन में, जल्दी से बेटा। शर्करा का सूत्र क्या होता है, हाँ भाई फटाफट से बता दीजिए मेरे प्यारे शेरों, शर्करा का जल अपघटन क्या होगा भाई, फटाफट से बताइए। C12H22O11, बिल्कुल प्यारे बच्चों, C12H22O11 है, बिल्कुल सही आपका आंसर है। देखिए इसके बाद चलते अपन, हाँ भाई, तो ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा आपके। अब प्यारे बच्चों एक आपका टॉपिक आता है ताप का प्रभाव। एक क्या आता है, एक क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, ताप का प्रभाव। हाँ भाई, एक क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, ताप का प्रभाव आता है। ताप का प्रभाव, और मेरे प्यारे बच्चों ताप का प्रभाव की बात अपन करें, ताप का प्रभाव मतलब ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने आपको बताया था वेग स्थिरांक वाले में भी पढ़ाया था, प्रभावित करने वाले वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, वही सेम वो है प्यारे बच्चों। ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर एक तो अभिक्रिया वेग भी बढ़ेगा, अभिक्रिया वेग व वेग स्थिरांक दोनों बढ़ते हैं, दोनों बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गई कि ताप आप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया वेग बढ़ेगा, वेग भी बढ़ेगा और वेग स्थिरांक बढ़ेगा। प्यारे बच्चों आपकी अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है, एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ऊष्मा क्या होती है, शोषी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। तो इसमें जब ताप बढ़ाओगे तो इनका भी वेग बढ़ेगा, मतलब दोनों अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी दोनों अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो बताइए ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग और वेग स्थिरांक दोनों बढ़ते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी वेग बढ़ेगा, ऊष्मा शोषी का भी वेग बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब आप ताप बढ़ाओगे। क्या बढ़ाओगे मेरे प्यारे बच्चों, ताप। और एक मैंने आपको बताया था कि ताप में कितनी डिग्री, ताप में यदि 10 डिग्री वृद्धि कर दी जाए, 10 डिग्री या 10 केल्विन, एक ही बात है, 10 डिग्री या 10 केल्विन वृद्धि कर दी जाए तो आपका जो वेग है और वेग स्थिरांक है वो 2 गुना हो जाता है। वेग भी 2 गुना हो जाएगा और वेग स्थिरांक भी 2 गुना हो जाएगा। प्यारे बच्चों ताप में वृद्धि कर दे तो 2 से 3 गुना, लेकिन एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो कम से कम 2 गुना होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना गुना होगा, 3 गुना, 2 से 3 गुना, जिसे आप क्या कहते हो प्यारे बच्चों, ताप गुणांक कहते हैं। प्यारे बच्चों जब यदि ताप T था तो उसका वेग स्थिरांक क्या होगा, KT। ताप में कितनी डिग्री वृद्धि कर दी, 10 की, तो ताप हो गया T प्लस 10 डिग्री, तो उसका वेग स्थिरांक हो गया KT प्लस कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, वेग स्थिरांक क्या हो गया, KT प्लस 10 हो गया। तो ताप गुणांक क्या होगा, ताप गुणांक, ताप गुणांक की अपन बात करें तो KT प्लस 10 उसमें भाग दे दो T का, क्योंकि दोनों में 10 का अंतर ही तो टेम्परेचर में, तो उसका अभिक्रिया वेग 2 से कितना गुना हो जाता है, 3 गुना। तो इसे दोनों का अनुपात को क्या कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। जब ताप में प्यारे बच्चों 10 डिग्री का अंतर हो तो उनके वेग स्थिरांकों का अनुपात क्या कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है। बताइए प्यारे बच्चों ताप का प्रभाव समझ में आया क्या, हाँ भाई ताप का प्रभाव समझ में आया क्या प्यारे बच्चों, फटाफट से बताइए, समझ में आ गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप ये अपने पढ़ ली, प्रथम कोटि अभिक्रिया पढ़ ली है, और प्रथम कोटि के बाद में प्यारे बच्चों अपन क्या पढ़ेंगे,
कल अपन पढ़ेंगे सक्रियण ऊर्जा है, उत्प्रेरक का प्रभाव है, ठीक है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद में कल अपन थ्योरी वाला टॉपिक है, तो थ्योरी वाला टॉपिक में कल आपको नोट्स भेज दूंगा, ठीक है, वो तैयार कर लेना, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। हाँ, इनका सूत्र समान होता है, बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका सूत्र समान होता है। ठीक है, टी रखोगे तो वेग स्थिरांक क्या होगा, के टी। ताप में कितनी डिग्री वृद्धि कर दोगे, 10, तो वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा, के टी प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब नया टॉपिक तो स्टार्ट हो नहीं पाएगा, तो बाकी अपन जो क्लास है वो कल पढ़ेंगे प्यारे। हाँ भाई, दोनों के अणु सूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, केवल संरचना भिन्न भिन्न होगी। जब अपन जैव अणु पढ़ेंगे, 14वां पार्ट पढ़ेंगे, उसमें समझ में आएगा बेटा, समझ में आ गया। दोनों के अणु सूत्र समान होते हैं, इनकी संरचना अलग अलग होती है। देख लीजिए इसकी संरचना क्या होती है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है, और C6H12O6 ये आपका फ्रुक्टोज है। दोनों के सूत्र सेम है ना। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां देखिए इसकी संरचना क्या होती है। इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, कार्बन 6 होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। पहले क्रियात्मक समूह इसमें एल्डिहाइड होता है, फिर यहां OH और ये H लगाओगे, ये H आएगा, ये OH आएगा, इधर OH और इधर H, इधर OH और इधर H, और लास्ट वाला होगा CH2OH। बताइए इसमें, बताइए कार्बन कितना है और हाइड्रोजन कितना है, और ये नोट कर लेना बेटा। अब बताओ इसकी संरचना ये होती है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। इसमें कीटोन होता है, कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O होगा। अब बताओ यहां भी CH2OH आएगा, और यहां H आएगा, और ये OH आएगा, ये OH आएगा, और ये H आएगा, ये OH आएगा, और ये H आएगा, ये CH2OH। तो दोनों में देखो, इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, इसमें कीटोन क्रियात्मक समूह है, तो ये इनके अणु सूत्र होते हैं। दोनों की संरचना अलग अलग होगी बेटा, ठीक है, मनीष नोट कर लेना बेटा। संरचना इसमें देखिए, इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 2 12 हो गए, कार्बन 6 हो गए। ऑक्सीजन गिनो, 1 2 3 4 5 6। इसमें गिनो, कार्बन गिनो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाइड्रोजन गिनो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। ऑक्सीजन गिनो 1 2 3 4 5 6। तो दोनों का अणु सूत्र सेम है, केवल संरचना सूत्र अलग अलग है। समझ में आ गया बेटा। ये अपन जब जैव अणु पढ़ेंगे ना, तो पूरा स्ट्रक्चर समझ में आएगी आपके, कि किस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है, वो बताया जाएगा। ठीक है बेटा। तो गुड नाइट प्यारे बच्चों। और किसी को